हेलो दोस्तों। हमारे स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारे द्वारा बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स पे जो है करवाया जाता है। यह वीक में 2 दिन है, सप्ताह में 2 दिन करवाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 5 सेट हो गया है वहाँ पे। इससे पहले 5 सेट हो गया है। आज हम आप लोग के सामने छठवां सेट लेकर के आए हैं, और जो कि आज दोपहर 1 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पे आयोजित किया गया। तो दोस्तों, उसका जो है डिस्कशन हम आपको यूट्यूब के माध्यम से जो है डिस्कशन करवा रहे हैं, पूरा टेस्ट पूरा सेट का। और यह पूरा 100 क्वेश्चन का दोस्तों हम आपको डिस्कशन करवाएंगे। और इससे एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट निकलेगा उसको भी हम आपको डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, यह हमारा टोटल 100 क्वेश्चन का है। और इसमें बिल्कुल बिहार दरोगा के पैटर्न पर जो है क्वेश्चन सेट किया गया है। जैसा कि बिहार दरोगा में आपको क्वेश्चन रहता है, सेम पैटर्न पे दोस्तों, सेम एकदम वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है इसमें सेट किया गया है। आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे मैथ रीजनिंग भी है। मैथ रीजनिंग का भी 1-2 क्वेश्चन डाला गया है। और हिंदी इंग्लिश का भी, चूंकि बिहार दरोगा पिछले बार जो है दोस्तों हिंदी इंग्लिश को भी अब जो है पैटर्न में मतलब क्वेश्चन में डाल रहा है। 1-2 क्वेश्चन माइनर क्वेश्चन रहता है, इजी क्वेश्चन। तो हम भी जो है दोस्तों 1-2 क्वेश्चन जो है आपको सेट में दे देते हैं हिंदी इंग्लिश का और मैथ रीजनिंग का भी मिक्सअप करके। जिस तरह जो बिहार दरोगा का पैटर्न है एग्जाम में पूछने का क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर दोस्तों आप लोग के सामने हम जो है क्वेश्चन सेट करते हैं। खुद से क्वेश्चन को सेट किया जाता है और हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन को सेट करते हैं। कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन आपको इस सेट में नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको देखने को यहाँ से मिलेगा। आप एक बार जो है टेस्ट, जो भी लोग अगर नहीं लगाते होंगे, जो रेगुलर अगर लगा रहे हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। और जो भी लोग अगर टेस्ट नहीं लगाए हैं वह एक बार जो है इस वीडियो के माध्यम से भी आप सेट को देख सकते हैं। और आप यहाँ से आप जो है इस सेट को एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या यह एग्जाम के पैटर्न पे है, क्या यह जो है एग्जाम में कारगर साबित हो सकता है यह सेट। दोस्तों, हमने सेट तो क्वेश्चन तो सेट करते ही हैं, लेकिन उसके आसपास जो भी एग्जाम बिहार दरोगा के द्वारा जो है टॉपिक को टच किया जाता है, उस टॉपिक को हम जो है दोस्तों अपने सेट में जो है उसको उतारते हैं। और उसके आसपास के क्वेश्चन को भी यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से डील किया जाता है। तो अगर मेरा अभी से टारगेट है दोस्तों 30 से 35 सेट करवाने का एग्जाम तक, तो यह जो है 30 से 35 सेट अगर आप कार्य बना लेंगे तो यह जो है आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। क्योंकि हम एक क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के अलावा जो है ऑप्शन को भी यहाँ से डील करते हैं और उससे जो क्वेश्चन निकलता है उसको हम बताते हैं और क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वह सबको जो है दोस्तों डिस्क्राइब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, जो लोग अगर नहीं देखे होंगे 5 सेट को हमारे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ आपको लेना है तो हमारे आवर स्टडी नोट्स चैनल है टेलीग्राम पे, तो उस पे जो है दोस्तों शेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट जो होने वाला है दोस्तों वह संडे को होगा। तो अभी हम लोग जो है आज का टेस्ट का शेड्यूल था, तो हमने यह 6 नंबर सेट को जो है दोस्तों आज अरेंज किए हूँ। तो आज इसका डिस्कशन देखेंगे। फिर संडे को है दोस्तों टेस्ट नंबर 7 जो है मेरे द्वारा ठीक दोपहर 1 बजे जो है अरेंज किया जाएगा। आप लोग सभी लोग जो नहीं अभी तक अटेम्प्ट कर रहे हैं हमारे टेस्ट को, एक बार जरूर से जरूर जो है अटेम्प्ट करके देखें। तो आइए हम देखते हैं इस टेस्ट को, और आप क्वेश्चन को एनालिसिस करिए कि क्या यह एग्जाम पैटर्न पर जो है सेट किया गया है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है या नहीं। तो आइए, सबसे पहले हमारा करंट से क्वेश्चन है आज का कि वर्तमान में भारत के 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, दोस्तों चुनाव आयुक्त से इसलिए हमने अभी लिया हूँ क्वेश्चन कि वर्तमान में अभी जो है बिहार में इलेक्शन संपन्न हुआ है। तो चुनाव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर में। तो उसी के लिए जो है दोस्तों हम इसमें शामिल किए हैं इसको। तो आप देख सकते हैं 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, सबको पता होगा कि ज्ञानेश कुमार जो है अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है। और आप विवेक जोशी की बात करें दोस्तों, तो यह जो है चुनाव आयुक्त है। यह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी जो है चुनाव आयुक्त है। तो आपको ध्यान में रखना है। वही हम बात करें बी आर गवई की, तो दोस्तों बी आर गवई की अगर बात करें तो यह जो है हमारे अभी मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, जो कि 52वां नंबर का है, अभी वर्तमान में यही है। लेकिन अभी से 2-3 दिन बाद जो है दोस्तों 53वें नंबर का जो है 53वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यह जो है दोस्तों चेंज हो जाएंगे। अब यह शपथ ले लेंगे सूर्यकांत जो है 53वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। तो अभी के लिए आप, आज के लिए दोस्तों यही था, लेकिन नेक्स्ट में जो है सूर्यकांत अब आ जाएंगे 53वें नंबर के। तो इसको ध्यान में रखना है। संजय मूर्ति की बात करें दोस्तों, तो संजय मूर्ति जो है हमारे अभी आपको बता दें कि कैग मतलब कैग है, ये संजय मूर्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है जिसको बोला जाता है वह अभी संजय मूर्ति वर्तमान में है। तो हमने एक साथ 4 क्वेश्चन को देखा दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मटर का बायोलॉजिकल नेम क्या है दोस्तों, तो यह जो है पूछा जाता है क्वेश्चन, चूंकि जो इसी पर है दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल ने
यही मटर के पौधे पर अपना प्रयोग वो किए थे, इसीलिए यह पूछा जाता है। तो पाइसम सटाइवम जो है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मटर का बायोलॉजिकल नेम। वही अगर हम आपसे बात करें होमोसेपियंस के, तो सब कोई को पता होगा कि मानव का बायोलॉजिकल नेम जो है होमोसेपियंस है। उसके बाद है दोस्तों ओरिजा सटाइवा। ओरिजा सटाइवा जो है दोस्तों यह धान का है, और टेरिटिकम एस्टिवियम जो है दोस्तों यह जो है गेहूं का है बायोलॉजिकल नेम। तो आप एक साथ देख रहे हैं कि 4-4 क्वेश्चन को हम लेकर के चल रहे हैं। ऐसा करके अगर 100 क्वेश्चन हम डील करते हैं तो मिनिमम तो दोस्तों 300 क्वेश्चन आप यहाँ से जरूर आपको माइंड से गुजरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, गर्भावस्था में शिशु के यूट्रस, माँ के यूट्रस से किस संरचना के द्वारा जो है शिशु जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिया गया है इसी प्रकार का क्वेश्चन। तो प्लेसेंटा से जो है दोस्तों शिशु जो है माँ के यूट्रस से जुड़ा होता है, तो प्लेसेंटा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। फिलिपियन ट्यूब की बात करें दोस्तों, तो जाइगोट का जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फिलिपियन ट्यूब में ही होता है। तो ध्यान में रखना है, उस स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन जो होता है दोस्तों वह फिलिपियन ट्यूब में होता है, इसको भी हिंदी में अंडवाहिनी भी बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, यह भी पूछा जाता क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? ऐच्छिक क्रिया को दोस्तों, जैसे कि हमारा ऐच्छिक क्रिया ऑटोमेटिक जो होता है, कभी जो जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होना, हृदय का धड़कना, यह सब जो है दोस्तों यह मतलब कि अनैच्छिक क्रिया हमारे द्वारा नहीं किया जाता है, यह ऑटोमेटिक चलता है। लेकिन ऐच्छिक क्रिया हम अपने जैसे हाथ को हिलाते हैं, कभी बाल खुजलाते हैं, तो यह सब जो है दोस्तों ऐच्छिक क्रिया है। इसका जो है दोस्तों नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है, सेरिब्रम। और सेरिब्रम ही दोस्तों जो है वह मस्तिष्क का भाग है एक, और यहीं से जो है यहाँ पे सोचने समझने की शक्ति जो है यही सेरिब्रम से होता है दोस्तों। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो प्रतिवर्ती क्रिया जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल जो करता है वह स्पाइनल कॉर्ड करता है। रिफ्लेक्स एक्शन उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बर्तन गर्म है, उसको हम ऑटोमेटिक छूते हैं तो मेरा हाथ जो है ऑटोमेटिक हट जाता है, हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक हट जाता है। तो यह जो है दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन हो गया। और रिफ्लेक्स प्रतिवर्ती क्रिया जिसको कि बोलते हैं, तो वह जो है उसका कंट्रोल जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, मेडुला जिसको कि हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें दोस्तों, तो श्वसन क्रिया को जो नियंत्रित करता है वह जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा है। यह भी जो है दोस्तों हमारे मस्तिष्क का ही भाग है। सेरिबेलम की बात करें, यहाँ पे सेरिब्रम है और यहाँ पे सेरिबेलम है। तो दोस्तों शरीर के संतुलन की बात करें आपसे, तो यहाँ पे सेरिब्रम का नाम आ जाएगा। शरीर को संतुलन करने का कंट्रोल जो है यह सेरिबेलम करता है। तो यहाँ से दोस्तों हमने देख लिया यह सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें कि 5वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें विचार क्या करना है? स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों, रक्त समूह एबी में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एबी में जो है एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है और एंटीजन होता है। एंटीजन जो होता है वह एबी एंटीजन, एबी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है। यह एंटीजन इसमें होता है और एंटीबॉडी जो है उपस्थित नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी प्रकार जो है रक्त समूह ओ में ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों यह भी सही बात है, इसमें एबी में एंटीबॉडी नहीं होता है और एंटीजन होता है। ठीक इसी का उल्टा है दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी मौजूद होता है लेकिन एंटीजन जो है दोस्तों नहीं मौजूद होता है। तो यह दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। उसका तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि रक्त समूह ए को सर्वदाता समूह कहा जाता है। तो दोस्तों सर्वदाता जो है ओ ब्लड ग्रुप को बोला जाता है, एबी को दोस्तों सर्वग्राही बोला जाता है, ग्राही। एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है एबी को बोला जाता है और यूनिवर्सल डोनर जो है ओ को बोला जाता है। तो यहाँ से यह जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 जो है यह सही आंसर होगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट की अगर बात करें, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो आपसे याद रखना है 120/80, 120/80 इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि उल्टा नहीं करना है। कभी कभी लोग उल्टा में कंफ्यूज हो जाते हैं 180/120, तो ऐसा नहीं करना। जो सबसे ज्यादा है वह सबसे ऊपर रहेगा, यानी कि 120/80 इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यूज एंड डिसीज थ्योरी को किसने दिया था? यूज एंड डिसीज थ्योरी जो है दोस्तों लेमार्क के द्वारा जो है दिया गया था। लेमार्क के द्वारा इनके द्वारा कहा गया था कि कोई भी अगर अंग का बार बार प्रयोग करते हैं तो वह जो है धीरे धीरे बढ़ता है। तो बाद में जाकर के यह जो है असफल हो गया, या इनका सिद्धांत जो है गलत साबित हुआ, क्योंकि इनका कहना था कि जिराफ जो है अपने खाने के लिए पेड़ को गर्दन ऊंचा करते हैं, तो इसीलिए उसका जो है गर्दन ऊंचा हो जाता है। बाद में इनका थ्योरी को मतलब गलत साबित किया गया, इसलिए कि कान में बच्चे का छिद्र, कान में जो छेद करवाया जाता है वह नेक्स्ट पीढ़ी में वह छिद्र जो है उत्पन्न नहीं होता है। तो यह जो है इनका सिद्धांत जाकर के फेल हो जाता है। नेक्स्ट है डार्विन। बात, डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी को दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी।
जिस तरह कंपटीशन अभी बढ़ा हुआ है, उसी तरह उस प्राणी के बारे में इन्होंने कहा कि जिसके पास अपार शक्ति होगा वह आगे बढ़ जाएगा और अपना जनरेशन करेगा। तो डार्विनवाद ने नेचुरल सिलेक्शन की बात कही। ग्रेगर मेंडल की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जेनेटिक्स के पिता के रूप में आनुवंशिकी के पिता के रूप में ग्रेगर जेंडर मेंडल को जाना जाता है। उसके बाद है हरगोविंद खुराना की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने हेम्योपैथी की जो स्थापना या सॉरी हेम्योपैथी की खोज की जो है हरगोविंद खुराना के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो कवक और शैवाल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आज से याद रखिए कवक के माइकोलॉजी को कवक का अध्ययन कहा जाता है और फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन कहलाता है। वही हम एंटोमोलॉजी की बात करें दोस्तों, तो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी और फलों के अध्ययन को दोस्तों पोमोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नोहकलियाई झरना जो है यह मेघालय में स्थित है। यह जो है मेघालय में है, इसको हम लोग याद रखेंगे। नोह यहाँ पे देख लीजिए, नोहकलियाई जो है यह मेघालय में झरना है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत यहाँ से पूछा जा रहा है, इस पे ध्यान देना है। किताबुल हिंद की रचना जो है अलबर्नी के द्वारा किया गया था, जिसके बचपन के नाम अबू रिहान है, तो यह बात को याद रखना है। राजतरंगिणी कलहन, यह भी सही है, जिसमें जो है दोस्तों कश्मीर का इतिहास के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे कि आधुनिक भूगोल के जो है रचयिता या हम्बोल्ट, यह भी सही बात है। बाबरनामा की जो रचना हुमायूं के द्वारा किया गया, गलत है। बाबरनामा का यह जो है जीवनी है, खुद जो है बाबर अपने अपने से जो दोस्तों बाबरनामा की रचना किए थे, जो कि तुर्की भाषा में है, तो यह जो है हुमायूं नहीं बाबर इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा किया गया था या किस शासन के काल में हुआ था? तो शाहजहां के द्वारा जो है करवाया गया था दोस्तों। आगरा का स्थित जामा मस्जिद, फिर दिल्ली का जामा मस्जिद जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के साथ साथ इनके बेटी जो है जहांआरा, उनका भी नाम आता है, तो यह भी बात ध्यान में रखिए। वही औरंगजेब की बात करें दोस्तों, तो मोती मस्जिद दिल्ली में मोती मस्जिद का जो है निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, तो यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन अगस्त प्रस्ताव से संबंधित था? तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कब आया था। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, यह जो है 1940 में आया, और लिलिथको का काल जो है 1936 से लेकर के 1943 तक इनका काल है। तो स्वाभाविक है कि यह जो है लॉर्ड लिनलिथगो के समय में जो है आया था। क्रिप्स मिशन की बात करें तो दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन आया, तो वह यह काल जो है दोस्तों लिनलिथगो के काल में ही आया था, तो यह ध्यान में रखना है। माउंटबेटन योजना जो है इनके समय में 1945 में जो है आया था, इसको ध्यान में रखना है। गांधी इरविन समझौता इरविन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि किस सुल्तान ने पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? तो दोस्तों बाजार नियंत्रण प्रणाली को जो है इसके लिए विख्यात है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दोस्तों यह लागू किया था। वही मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान वही की स्थापना किया। नौरोज प्रथा की शुरुआत जो है बलबन के द्वारा किया गया, और बलबन के द्वारा किया। सिजदा एवं पावोस की प्रथा को भी जो है बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम अगर बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गलत है? गलत को चुनना है। तो पृथक निर्वाचन का प्रारंभ जो है 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम के द्वारा जो है हुआ था, तो हम लोग सब कुछ जान रहे हैं, यह सही है। कांग्रेस का लीग समझौता, जिसको कि लखनऊ समझौता के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसके अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था, यह कांग्रेस लीग समझौता 1916, यह भी सही है। सांप्रदायिक अवार्ड जो है 1932 में भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ था, जिसको कि सांप्रदायिक अवार्ड बोला जाता है, वह 1932 में हुआ था। मुक्ति दिवस की दोस्तों यह 1940 नहीं 22 दिसंबर 1939 में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है यह मनाया गया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को इसलिए मनाया गया था कि इसी दिन जो है कांग्रेस अपने जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देती है, तो यह खुश होकर के 1939 में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पर सजाया है? तो मोस्ले की आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, 4 वैज्ञानिक का नाम सबसे पहले आया था डोबेनियर, जिन्होंने त्रिक नियम को दिया था डोबेनियर के द्वारा। उसके बाद है दोस्तों आपको न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आता है, अष्टक नियम न्यूलैंड्स का। उसके बाद आते हैं मोस्ले ने दोस्तों न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, यह जो है संगीत के आधार पर आवर्त सारणी को सजाया। और मोस्ले ने परमाणु, न्यूलैंड्स के बाद आते हैं मेंडलीव, यहाँ पे मेंडलीव को याद रखिए। मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया इसको आवर्त सारणी को, और परमाणु संख्या के आधार पर जो है दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले ने इसको समझाया था। परमाणु संख्या याद रखना है। वही मेंडलीव की बात करें तो द्रव्यमान के आधार पर जो है इन्होंने सजाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। दोस्तों अभी तक 2 से 3 बार मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के द्वारा, तो हमने सेट किया हूँ इसमें। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में, रासायनिक परिवर्तन पहले होता क्या है, इसको बारे में हम जाने। तो रासायनिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो जिसको कि पुनः हम अपने फिर से उसी स्टेज में नहीं ला सकते हैं, मतलब उसको पूर्ण क्या बोलते हैं, पूर्ण स्टेज में जो जैसा रहता है उसी में फिर से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन उसको बोला जाता है कि हम पुनः जो है उसी स्टेज में, उसी स्थिति में किसी चीज को जो है वापस कर सकते हैं, ला सकते हैं, तो उसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना, मोम अगर जल जाता है तो इसको हम पुनः जो है मतलब कि फिर से नहीं बना सकते हैं। कागज का जलना, कागज भी जल जाएगा तो हम नहीं बना सकते, इसलिए ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। और नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन जल का वाष्प बनना, यहाँ पे देखिए जल का वाष्प बनना, यह जो है दोस्तों भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जल से वाष्प बनेगा और वाष्प से जो है फिर से हम लोग जल बना सकते हैं, तो यह जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञानी मानव का उदय किस काल में हुआ। तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो है दोस्तों ज्ञानी मानव का उदय हुआ, तो इसको ध्यान में रखना है। नौ पाषाण की काल के बारे में आपको बता दें कि ज्ञानी मानव उच्च पूरा पाषाण काल और नौ पाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार और चक का आविष्कार जो है दोस्तों नौ पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के प्रांत और उसके राजधानी का मिलान जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मौर्य साम्राज्य के प्रांत और उसकी राजधानी का मिलान कौन सा गलत है, इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए प्राची का जो है, प्राची या प्राच्य लिखते हैं तो पाटलिपुत्रा इसकी सही राजधानी, अवंती का उज्जैन यह भी सही है, उत्तरापथ का तक्षशिला यह भी सही है, कलिंग का तोसली हो जाएगा दोस्तों, स्वर्णगिरी नहीं होगा, यह जो हो जाएगा तोसली। तोसली आप लोग जान रहे होंगे, तोसली जो है इसका कलिंग का राजधानी हो जाएगा। और स्वर्णगिरी की बात करें तो यह जो है दक्षिणापथ की राजधानी, यानी कि उत्तरापथ की तक्षशिला, दक्षिणापथ की जो है ये स्वर्णगिरी इसकी राजधानी हो जाएगा, तो यहाँ से ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, जीवक जो है दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में रहते थे। वही चरक की बात करें दोस्तों तो चरक जो है कनिष्क के शासनकाल में रहते थे, तो यह बात को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक, देखिए यहाँ पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पल्लव वंश की संस्थापक सीधे अगर पूछे तो बपदेव जो है इसका सही आंसर होगा। लेकिन वही वास्तविक संस्थापक की बात करें, सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे। आपको पता होगा पल्लव वंश की राजधानी कंचीपुरम को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि जो है धारण किया था। तो राजेंद्र प्रथम दोस्तों, राजेंद्र प्रथम को यहाँ से याद रखिए, यही जो है दोस्तों गंगईकोंड चोल की जो है उपाधि धारण किए थे। और चोल साम्राज्य हम लोग को पता है कि नौ सैनिक के लिए जो है विश्व विख्यात है, और फिर पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है यह विश्व विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुमायूं नामक पुस्तक की रचना किसने की। हुमायूं नामा का दोस्तों गुलबंद बेगम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हामिद लाहौरी से क्वेश्चन पूछा गया है एक बार दोस्तों, पाद शाहनामा जो है के रचना, पुस्तक की रचना किसने किया था। तो हामिद लाहौरी। और वही इनायत खान जो है दोस्तों शाहजहांनामा जो है दोस्तों शाहजहांनामा, इसको याद रखिए, यह इनायत खान के द्वारा लिखा गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है, इसलिए हमने ऐसा सेट किया हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। विचार करना है इसमें से कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर को मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। सही बात है, क्योंकि 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध पर आक्रमण करता है, उसी टाइम जो है जजिया कर को यह लगाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर जो है वसूल किया था। तो दोस्तों ब्राह्मण से जजिया कर वसूल करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, जबकि फिरोज शाह तुगलक था। एफएसटी को याद रखिए, फिरोज शाह तुगलक जो है यह ब्राह्मणों से जो है जजिया कर वसूला था। सर्वप्रथम औरंगजेब ने अंग्रेजों से दोस्तों जजिया कर वसूला था, तो यह भी बात जो है सही है। अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, तो यह भी बात जो है दोस्तों सही है। और औरंगजेब ने 1679 यानी कि 79 में फिर से जो है जजिया कर को शुरुआत करता है और जाकर के अंग्रेजों से भी उस समय जजिया कर को वसूल करता है। तो दोस्तों हम देखें यहाँ पे कि 2 नंबर जो है यह गलत है, बाद बाकी 1, 3 और 4 जो है सही है। तो इसका सही आंसर की हम बात करें यहाँ पे तो 1, 3, 4 सी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, संथाल विद्रोह के नेतृत्व कर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो सिंधु कान्हू चांद भैरव जो है दोस्तों 4 भाई थे, जिसमें से मेन रूप से सिंधु कान्हू ने संथाल विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था। यह जो विद्रोह दोस्तों 1855-56 में, 1857 के ठीक पहले जो है दोस्तों यह विद्रोह हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। वही हम बात करें दोस्तों दर्जी नारायण की, तो यह जो है दोस्तों सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व जो इन्होंने किया था। और इसका जो है सन्यासी विद्रोह का दीनबंधु मित्र के पुस्तक नील दर्पण में जो है इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की
बात यहाँ पे गोमधर कुंवर है दोस्तों। यह जो है अहोम या असम विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो है गोमधर कुंवर है। और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, दीनबंधु मित्र के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है नील दर्पण, उसमें से नील आंदोलन के बारे में जानकारी मिलता है। और दत्ती नारायण जो है सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो यह बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान 1857 के विद्रोह और उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में गलत है? गलत चुनना है। तो दिल्ली में जो नेतृत्वकर्ता किए थे वह बहादुर शाह द्वितीय, जिसको कि जफर भी बोला जाता है, बहादुर शाह जफर। और कानपुर में दोस्तों तात्या टोपे जो दोस्तों यह ग्वालियर में थे। ग्वालियर में कानपुर में जो थे नाना साहब, कानपुर में नाना साहब को याद रखना है। तो यह जो है दोस्तों यह गलत हो जाएगा, तो यही हमारा सही आंसर। वही उसके बाद है दोस्तों बरेली की बात करें, खान बहादुर खान, यह भी सही है। बिहार में दोस्तों वीर कुंवर सिंह के द्वारा जो है 1857 का विद्रोह किया गया था, उसका नेतृत्व किया गया था। तो हमने दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे हम सोच रहे हैं, हमने ऐसा इसलिए सेट किया हूं दोस्तों यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कि आपको जो है एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते रहे, ताकि एग्जाम में इसके आसपास अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप सही करके आए। क्योंकि यहाँ से आपको यह सेट के साथ साथ आपको क्विक रिवीजन भी जो है करवाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ऑप्शन सेट किया गया है, ताकि आपको एक क्वेश्चन से एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चन जरूर से जरूर यहाँ से मिल जाए। अगर इसी एक्स्ट्रा फैक्ट से भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, किस गवर्नर जनरल, यहाँ पे देखिए, किस गवर्नर जनरल को भारत में सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक माना जाता है दोस्तों? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जो है जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया था? तो दोस्तों लाहौर अधिवेशन हम लोग को पता है, रावी नदी के तट पर लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल जो है नेहरू के द्वारा किया गया था, इसकी अध्यक्षता। और इसी अध्यक्षता में दोस्तों इसी अधिवेशन में सबसे पहले स्वतंत्र पूर्ण स्वराज की मांग की गई, और उसी दिन घोषणा किया गया कि अब प्रत्येक वर्ष जो है प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार जब 1929 का अधिवेशन खत्म हुआ, यह दिसंबर में अधिवेशन हो रहा था, जैसे ही 26 जनवरी 1930 आया, 26 जनवरी 1930, तो दोस्तों प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया गया। तो यह घोषणा हुआ था और इसमें मनाया भी गया 1930 में। तो इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों 1806, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 1896 का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, यहाँ पे प्रथम बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था इसी अधिवेशन में। फिर 1911 के अधिवेशन होता है दोस्तों कोलकाता अधिवेशन, और इसके जो है आपको बता दें विष्णु नारायण धर के द्वारा जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता किया। यहाँ पे 1911 में जनगण मन प्रथम बार जो है राष्ट्रीय गान को गाया गया। और 1925 की बात करें तो यह कानपुर अधिवेशन, यहाँ पे पहली बार किसी भारतीय महिला के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। 1896 वाले का यहाँ पे आपको बता दे तो रहीमतुल्लाह सियानी को याद रखिए, यही जो है दोस्तों इसकी अध्यक्षता किए थे। और प्रथम बार जो है राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम को जो है 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। वही 1911 की आपकी बात करें, इसकी अध्यक्षता के बारे में आपको पता है कि यह राष्ट्रगान इसमें गाया गया। तो यहाँ पे बिशन नारायण धर को जो है दोस्तों याद रखिए, बीएन धर के द्वारा यह जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था। तो ध्यान रखना है, यहाँ से सब फैक्ट को पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? गलत का पूछ रहा है आपसे। तो इंडियन स्ट्रगल यह पुस्तक का नाम है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह लिखा गया, यह सही है। भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष, यह भी सही है। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यह बीटी सावरकर के द्वारा, यह भी सही है। सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों यह जो है गलत है, सत्यार्थ प्रकाश, इसलिए हमारा सही आंसर जो है यही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा जा रहा था। सत्यार्थ प्रकाश जो है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया था। और राजा राम मोहन की राय के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें दोस्तों, संवाद कौमुदी को याद रखिए, संवाद कौमुदी। तो यहाँ से राजा राम मोहन राय का और सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपसे, साइंस का क्वेश्चन है, वायल ऑफ विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? तो वायल ऑफ विट्रोल जो है दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिए। कैंसर के इलाज में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी के रूप में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेडॉन जो है यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, अभी भारत में कैंसर ऐसा एक बीमारी है जो बहुत ही मतलब यह चरम सीमा पे है। तो अभी के एग्जाम में, लगभग एग्जाम में, आप किसी एग्जाम में देखिएगा तो यहाँ कैंसर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। तो इससे जो भी फैक्ट बनेगा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखिए। यहाँ से रेडॉन जो है रेडियोथेरेपी में इसका अक्रिय गैस है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण कौन सा है? प्रोड्यूसर गैस की बात करें दोस्तों तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। वही हम CO+H2 की बात करें तो वाटर गैस या जल गैस की बात करें दोस्तों तो यहाँ से CO+H2 याद रखिए। अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे, बार बार अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ से एक बात को ध्यान में रखिए कि वाटर गैस यानी कि जल गैस की बात करता है तो जल में दोस्तों H2O होता है, जल में H2O फार्मूला होता है, तो H2 यहाँ पे लगा हुआ है तो आप यहाँ से मतलब कनेक्ट कर सकते हैं कि यह जो है जल का सूत्र है H2O, तो यह वाटर गैस कहलाएगा, जल गैस कहलाएगा। और प्रोड्यूसर गैस में दोस्तों एक याद रखिए तो नाइट्रोजन को यहाँ से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर गैस में CO+N2 और जल गैस में CO+H2 को याद रखिए। एक याद करने के तरीका हम बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से होता है? तो यह जो है दोस्तों विद्युत अपघटन विधि। लगभग पूछा जाता है, ऐसा हमेशा पूछा जाता है दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन, तो आप लोग जो है ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट जो है दोस्तों यह कैल्शियम का अयस्क है और कैल्शियम के साथ साथ दोस्तों मैग्नीशियम का भी है दोस्तों यह अयस्क है, तो याद रखिए। एल्यूमिनियम का आपको लोगों को पता होगा कि बॉक्साइट जो है इसका अयस्क है। सोडियम की बात करें तो सोडियम चिली साल्टपीटर को याद रखिए। उसके बाद तो यहाँ पे आप कॉपर देख लिए दोस्तों, यहाँ पे सोडियम हो गया। कॉपर की बात करें तो कॉपर पाइराइट जो है इसका तांबा का अयस्क है। तांबा जो है तांबा कॉपर पाइराइट का अयस्क है, तो यहाँ पे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, डोलोमाइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर में हम बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन बिहार दरोगा के द्वारा पूछ लिया गया है, इसलिए हम सेट किया। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यूनिसेल्युलर होता है और इसमें राइबोसोम जो होता है 70 S प्रकार का होता है, और यूकैरियोटिक जो कि बहुकोशिकीय होते हैं यह इसमें राइबोसोम जो है 80 S प्रकार का होता है। तो यह जो है दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसमें सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है सही है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में जो है संपन्न होती है। वही शोषण की बात करें तो शोषण की क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 36 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से कि 36 नंबर में दोस्तों 26 जनवरी करंट का क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वां गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों थीम यहाँ पे था स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिए कि इसके मुख्य अतिथि के रूप में दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, तो यहाँ से ध्यान रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? पश्मीना महोत्सव की बात करें तो यह जो है नेपाल में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? तो यह जो है दोस्तों अपना देश भारत को जो है यह सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, 14वां गोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 युद्धाभ्यास जो है किस देशों के बीच हुआ? गोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करें तो भारत और सिंगापुर के बीच जो है युद्धाभ्यास होता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड, इसके साथ दोस्तों मित्र होता है, मित्र। यहाँ पे इसका संयुक्त युद्धाभ्यास का नाम जो है दोस्तों भारत और थाईलैंड का उसका मित्र है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण होता है, भारत और श्रीलंका के बीच श्रीनेक्स जो है इसका युद्धाभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत। वही आपसे मुख्यमंत्री की बात कर ले तो यह देवेंद्र फडणवीस जो है यहाँ के अभी मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे आपको, हाल ही में प्रतिभा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? तो दोस्तों प्रतिभा पोर्टल, प्रतिभा आप मिलाइएगा तो यूपीएससी में सिलेक्शन होगा, इसे याद रखिए। यूपीएससी के द्वारा यानी कि संघ लोक सेवा के आयोग के द्वारा जो है प्रतिभा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यह सब करेंट का क्वेश्चन है। तो वर्तमान में रक्षा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वर्तमान में रक्षा सचिव जो है दोस्तों यहाँ पे राजेश कुमार सिंह को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वही हम विक्रम मिश्री की बात करें तो विक्रम मिश्री जो है दोस्तों विदेश सचिव के रूप में अभी यह इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे गोविंद मोहन, यह जो है दोस्तों गृह सचिव के रूप में अभी कार्यरत है। और अजय सेठ की बात करें दोस्तों तो वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को याद रखना है। वित्त सचिव अजय सेठ। गोविंद, यहाँ पे देखिए दोस्तों कोड कैसे याद रखेंगे इसको हम लोग, रक्षा है तो राजेश, र से रक्षा, र से राजेश, विक्रम मिश्री विदेश, ब से विदेश और ब से विक्रम, फिर गोविंद और गिरी, गोविंद से गिरी को याद रखिए, ग से गोविंद, ग से गिरी। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, तो हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन को आप लोग का रिवाइज करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल का नाम क्या है? तो टैंक रोधी मिसाइल की बात करें दोस्तों तो हेलिना जो है अपना देश भारत में विकसित किया गया है। यह एंटी टैंक मिसाइल जो है आप यहाँ पे, वही S-400 की बात करें दोस्तों तो यह अभी पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में यह बहुत बड़ा जो है भूमिका निभाया है। यह एयर डिफेंस है, एयर डिफेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे चिनूक तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर हो जाएगा।
और आपको बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार मित्र भूषण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है 2025 में सम्मानित किया गया? तो मित्र भूषण जो है दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका का यह जो है सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, जक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना लुपेक्स, यह भी याद रखना है दोस्तों, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको वीवीआई के रूप में आप लोग याद रखिए। जक्सा और इसरो की संयुक्त परियोजना जो है लुपेक्स को कब प्रक्षेपित किया जाता है? तो 2028 में जो है दोस्तों इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि भारत सरकार के द्वारा पहलगांव आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो यह तो सबको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है यह चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक किस संस्था के द्वारा जो है तैयार किया जाता है? तो यह जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है यह सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून मनाया जाता है। तो 5 जून 2025 वाले जो मनाया गया उसका थीम क्या था पर्यावरण दिवस का? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ जो है पर्यावरण दिवस का मुख्य थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करें, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। वही 4 फरवरी को बता दें दोस्तों विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। वही 29 जुलाई को बाघ दिवस टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च की बात करें दोस्तों तो जल दिवस और बिहार दिवस, जल दिवस और विश्व जल दिवस और बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। तो हम लोग को यहाँ से याद रखना है यह सब फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संबंध बिहार से नहीं है जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। श्रीमती निर्मला देवी जो कि कला के क्षेत्र में है, यह सही है। हेमंत कुमार जो है यह दवा के क्षेत्र में, यह भी सही है। किशोर कुणाल सिविल सेवा के रूप में सिविल सेवा के रूप में जिसको कि पद्म श्री से सम्मानित किया है, तो यह जो है दोस्तों यह भी बिहार से संबंधित है। अरिजीत सिंह जो है कला के क्षेत्र में, यह दोस्तों बंगाल से संबंधित है, यह जो है बंगाल के हैं, तो यही जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ल को 59वां यानी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। वही साधु भद्रदेश को सरस्वती सम्मान से जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखिए। हाल ही में मेजर ध्यानचंद से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह को अभी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनका जो है संबंध किस खेल से है? यह जो है दोस्तों हॉकी खेलते हैं, हॉकी। हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी खेलते हैं और हरमनप्रीत कौर जो है दोस्तों उनका संबंध जो है क्रिकेट से है। जो चूंकि अभी याद रखना है हरमनप्रीत कौर को क्रिकेट से संबंधित है, क्योंकि उन्हीं के कप्तानी में अभी भारतीय महिला ने वर्ल्ड कप जो है जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। तो इसको ध्यान में रखना है। हरमनप्रीत कौर अगर आ जाए तो क्रिकेट से, और हरमनप्रीत सिंह जो है यह हॉकी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें आपसे कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसको याद ही रख लीजिए, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना बनता है ऐसा क्वेश्चन को। तो अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान जो है दोस्तों उसका नाम मैत्री सेकेंड रखा गया है, मैत्री सेकेंड रखा। वही हम आपसे पहला की बात करें तो पहला जो अनुसंधान भारत के द्वारा स्टेशन बनाया गया था वह था दक्षिणी गंगोत्री, जिसको कि अब बंद कर दिया गया है, गंगोत्री। उसके बाद है दोस्तों, इसके बाद आया गंगोत्री के बाद मैत्री, और उसके बाद जो है दोस्तों गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है तीसरा था। अब इसको समाप्त कर दिया गया है। भारती के बाद अब चौथा के रूप में दोस्तों मैत्री को यहाँ पे अनुसंधान स्टेशन का नाम जो है रखा गया है अंटार्कटिका में। तो ध्यान रखिए, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती और फिर से मैत्री सेकेंड, तो 4 को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि हाल ही में किस राज्य के हैंडलूम उत्पाद रिंडिया को जो है जीआई टैग दिया गया है? रिंडिया जो कि मेघालय का है, यह इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हाल ही में नीलोंग चकोबा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया है? यह मणिपुर में जो है मनाया गया है, नीलोंग चकोबा उत्सव, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, स्पीकिंग विद नेचर नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह जो दोस्तों रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखा गया है। दोस्तों इनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको याद ही रखिए, स्पीकिंग विद नेचर, यह रामचंद्र गुहा के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पानी का क्वथनांक कितना है? तो दोस्तों हमने फारेनहाइट में सेट किया है। अधिकांश लोगों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड याद होगा, लेकिन यहाँ पे फारेनहाइट के रूप में आप 212 डिग्री फारेनहाइट को भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे कि ऊष्मागतिकी की सुनमा नियम किसे परिभाषित करता है? तो यह जो है दोस्तों तापमान को परिभाषित करता है। इसके द्वारा जो है कहा जाता है कि दो अगर वस्तु का टेम्परेचर तीसरे के साथ अगर रखते हैं तो तीनों आपस में जो है समन्वय बनाए रखता है ताप के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम आपसे, इसका ताप सही आंसर होगा। वाहनों की हेडलाइट में दोस्तों, हेडलाइट में आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण चूंकि फोकसित गाड़ी के
जो हेडलाइट होता है वो फोकसित करता है, एक जगह पे प्रकाश को एकत्रित करके फेंकता है, तो उसमें जो है अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। वही उत्तल दर्पण की बात करें दोस्तों, तो ईएनटी में भी आपको पता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही मिरर के साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, गलत को चुनना है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर सही है। टेलीफोन ग्राहम बेल के इसके जो है खोज किए थे या जो है बनाए थे चेचक टीका को। उसका पेनिसिलिन की खोजकर्ता या फिर उनके रूप में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को याद रखिए। डायनमो का आविष्कार की बात रखिए। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल, चेचक का टीका का आविष्कार एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन का दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी सही है। डायनमो का दोस्तों चार्ल्स बेबेज नहीं, चार्ल्स बेबेज तो कंप्यूटर का है। और डायनमो का दोस्तों आपसे बात करें डायनमो का तो फैराडे, यहाँ पे फैराडे को याद रखिए डायनमो के रूप में। इसका डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि दल बदल विरोधी अधिनियम लाया गया था। तो यह ध्यान में रखिए। 61वां संविधान संशोधन 1988 में यह बात कहा गया था कि 21 से घटा करके दोस्तों मतदान की उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया था 61वां में। 73वां संविधान संशोधन सबको को पता होगा दोस्तों, यह पंचायती राज से संबंधित है। और 42वां संविधान संशोधन के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे फैक्ट है, तो इसको ध्यान में रखिए आप लोग। नेक्स्ट की बात करें आपसे यहाँ पे कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसमें 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपको बता दें कि इसी संविधान संशोधन के प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था। फिर से इसी के स्वर्ण सिंह समिति के सबसे याद रखिए, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 4/4 के क में और 51 के क में, तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे यहाँ पे बात करें कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार के उप समिति, देखिए यहाँ पे उप समिति की बात करें, उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे उप समिति के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। वही आपसे पूछ रहे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एचसी मुखर्जी हो जाएंगे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष। वही सीधे आपसे मौलिक अधिकारी के समिति के अध्यक्ष पूछता आपसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे उप समिति पूछा जा रहा है तो जेबी कृपलानी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है, देखिए शब्द का खेला होता है, प्रस्तावना का विचार आपसे पूछ रहा है तो यह जो है दोस्तों अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। वही प्रस्तावना की भाषा अगर पूछता आपसे भाषा तो यह ऑस्ट्रेलिया सही आंसर होता है। आयरलैंड से आपको पता होगा कि नीति तत्व को जो है लाया गया है। उसके बाद ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली एकल नागरिकता को जो है दोस्तों यहाँ से लाया गया है ब्रिटेन से, तो याद रखिए आप लोग। उसके बाद है किस आयोग के, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध कर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था। तो दोस्तों इसके धर आयोग ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे, तो इलाहाबाद के रिटायर्ड न्यायाधीश थे इसके धर, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो एक कमेटी बनाया गया था जिसकी अध्यक्षता इसके धर आयोग ने किया, इसके धर ने किया था। और इन्हीं ने सबसे पहले भाषाई आधार पर जो राज्य पुनर्गठन का बात को विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करने का बात का ही यह समर्थन दिया था, लेकिन यह बात बाद में विफल हो गया। फिर फजल अली आयोग बैठता है और इसने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की बात को स्वीकारा, और लास्ट में जाकर पहला भाषाई आधार पर जो राज्य बना वह आंध्र प्रदेश था, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण का उल्लेख किया गया। तो अनुच्छेद 29 में जो है दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि जैसे सिख धर्म के लोग जो कारा किरपान कोई भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह जो अपने आप को अपनाते हैं वह अनुच्छेद 25 के तहत जो है वह अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर गलत कौन है। इसमें से राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58 में यह सही बात है। निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का 54 में यह भी सही है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 213 यह जो है दोस्तों गलत है। 123 होता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, 213 जो होता है दोस्तों यह राज्यपाल का जो है अध्यादेश जारी करने का शक्ति होता है। अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति का महाभियोग है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गलत हम लोग को ढूंढना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो यह जो है दोस्तों मोरारजी देसाई जो है इसका सही आंसर है। विश्वनाथ प्रताप सिंह के बारे में एक फैक्ट याद रखिए कि अविश्वास के द्वारा जो है इनको मत के द्वारा इनको हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता संबंधी प्रश्न का अंतिम निर्णय जो है दोस्तों चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति लेता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करें कि भारत की संचित निधि से राशि निकालने के लिए कौन सा
विधेयक को पारित होना आवश्यक होता है। तो विनियोग विधेयक को पारित करके ही दोस्तों संचित निधि से आप धन को निकाल सकते हैं। इसके अलावा यह विधेयक पारित जब तक नहीं होगा तब तक जो है धन आप नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने के लिए संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उस प्रस्ताव को दोस्तों प्रार्थना प्रस्ताव कहा जाता है। प्रार्थना प्रस्ताव, चूंकि सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाना है तो उसके लिए दोस्तों प्रार्थना प्रस्ताव को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, वरीयता क्रम के सबसे ऊपर कौन है? तो आपसे बता दें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पे दिया गया है। तो न्यायाधीश, उसके बाद आते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यसभा के उपसभापति। यह जो दोस्तों तीनों क्रम में है, लेकिन यह संसद के विपक्ष के नेता जो है दोस्तों, यह सबसे ऊपर सबसे वरिष्ठ के रूप में यहाँ पे संसद के विपक्ष के नेता हो जाएंगे, क्योंकि इनको कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में, सबसे वरीयता क्रम में संसद के विपक्ष के नेता हो जाएंगे। उसके बाद आप नीचे में आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यसभा के उपसभापति, सब जो है इनके नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो वह कितना दिन तक जो है प्रभावित रहता है? दोस्तों संसद की प्रथम बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर यह प्रभावित रहता है। अगर इसको अनुमोदन किया जाए तो यह अगले 6 महीना तक जो है प्रभावित रहेगा, अदरवाइज यह ऑटोमेटिक जो है खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शून्यकाल का समय प्रश्न काल के ठीक पहले होता है, यह गलत बात है। शून्यकाल का समय जो है प्रश्न काल के ठीक बाद होता है, यह सही है। और शून्यकाल जो है भारत की देन है, यह भी सही है। इसका सही आंसर 2 और 3 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय राज्य भूटान के देश की सीमा से नहीं लगती है? तो दोस्तों सिक्किम लगता है, असम लगता है, पश्चिम बंगाल भी लगता है, मेघालय जो है दोस्तों आपको पता होगा कि असम की गोद में बैठा हुआ है यह मेघालय, तो अब जो है भूटान से नहीं टच करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमने मैप के थ्रू बहुत इसको समझा दिया हूँ और मैप आपको याद भी होगा। जो भी लोग अगर ज्योग्राफी का मैप वाला सेक्शन हमारा नहीं देखे होंगे वो एक बार जरूर देखिएगा। आपको इंडियन ज्योग्राफी से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं जो है छूटेगा अगर एक बार वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 24वां समांतर रेखा किस दो देशों के बीच जो है स्थित है? तो यह जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में 24वां जो है भारत और पाकिस्तान 24वां समांतर रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। वही हम बात करें आपसे जो 48वां 37वां, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में दोस्तों 17वीं समांतर रेखा है और यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। तो यह बात को ध्यान में रखिए। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? तो कुमाऊं हिमालय दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सतलज नदी के बीच में कश्मीर हिमालय है। फिर से जो दोस्तों सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, तो इसका सही आंसर सतलज और काली हो जाएगा। वही काली और तीस्ता की बात करें दोस्तों तो असम हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में दोस्तों आपको नेपाल हिमालय आ जाता है और उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अगस्तमलाई अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई का ऊंची पर्वत जो है अनाईमुडी हो जाएगा। वही अगर सेकेंड टॉपेस्ट की बात करें दोस्तों नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। उसके बाद महेंद्रगिरी की बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम जो है ऊंची चोटी यह महेंद्रगिरी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन मिलान गलत है? कामेत पर्वत उत्तराखंड, यह सही है। अन्नपूर्णा नेपाल, यह भी सही है। आरावली पर्वत राजस्थान, यह भी सही है। काल सुबाई की बात करें दोस्तों तो काल सुबाई जो है यह महाराष्ट्र में है, न कि गुजरात में है, तो इसको सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आपसे बात करें, सुरमा घाटी कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे सुरमा घाटी कहाँ पे है, तो दोस्तों यह जो है सुरमा घाटी आपको असम में देखने को मिलेगा। असम में जो है सुरमा घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपसे, महानदी डेल्टा से लेकर के गंगा नदी तट के तटीय रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। वही कृष्णा और महानदी के डेल्टा के बीच की जो है उसको उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। गोवा और मंगलोर के बीच में केंद्रा तट है और कोरोमंडल दोस्तों पूर्वी तट को जो है कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिए सब पॉइंट को। निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? दोस्तों यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा के द्वारा ऐसा क्वेश्चन। तो यह जो है खंभात की खाड़ी के में जो है सबसे अधिक ज्वारीय ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो जलेपला दर्रा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, तुजू मणिपुर, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, दीफू दर्रा है दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में, न कि असम में। इसका सही आंसर दीफू दर्रा। इंटरव्यू द्वीप कहाँ पे है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार में जो है इंटरव्यू द्वीप जो है आपको देखने को मिलेगा। अगत्ती द्वीप और पिटली द्वीप की बात करें तो यह लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगा, अगत्ती और पिटली द्वीप। तो यह बार बार पूछा जाता है एग्जाम में।
उसके बाद है दोस्तों बिहार जलप्रपात किस राज्य में है, तो यह मध्य प्रदेश में टोंस नदी पर जो है दोस्तों बिहार जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण है, तो वेवनाथ झील जो है लैगून झील का उदाहरण है। वही लोनार की बात करें तो यह क्रेटर झील का उदाहरण है। सांभर झील की बात करें दोस्तों, सबसे अधिक खारे पानी वाला झील जो है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। कैलोरी झील आंध्र प्रदेश में कॉलरी झील है, यह जो है प्लेट विवर्तन क्रिया के द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थान जो है दोस्तों राकसताल झील है, राकसताल। वही आपसे बता दें रोहतांग मानसरोवर झील से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है, बेरीनाग झील से दोस्तों झेलम नदी निकलती है, झेलम नदी बेरीनाग झील से, रोहतांग दर्रा से दोस्तों रावी नदी जो है यहाँ से निकलती है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर जो है स्थित नहीं है, तो ये नॉर्थ तमिलनाडु में है, काकीनाडा जो है आंध्र प्रदेश के तट पे है, पारादीप उड़ीसा के तट पे, हजीरा जो है दोस्तों गुजरात के तट पे है। इसका सही आंसर हजीरा जो कि पश्चिमी तट पे है, यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत निम्नलिखित में भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, मिलान गलत है। कैगा है दोस्तों कर्नाटक में, महाराष्ट्र में नहीं, तो इसका सही आंसर है तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु में और काकरापारा जो है दोस्तों गुजरात में, यह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, नामीबिया की राजधानी कहाँ है। नामीबिया की राजधानी दोस्तों नामीबिया जो है चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि मंगाया गया है गेंडा, और आपको मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया है, चीता मंगाया गया है दोस्तों, चीता नामीबिया से। तो इसका राजधानी विंडहोक है, विंडहोक। हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, लुआंडा जो है दोस्तों अंगोला की राजधानी, और प्रिटोरिया की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जो है दोस्तों प्रिटोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, विश्व की सबसे बड़ी जो है सीसा जस्ता की खान सुलीवान खान जो है किस महादेश में है, तो यह उत्तरी अमेरिका जो है दोस्तों महादेश में सुलीवान खान जो कि सुलीवान खान है, जो कि सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करें, मनरेगा में कितने दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यह जो है 100 दिनों तक रोजगार जो है उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा संगठन आर्थिक समीक्षा तैयार करने में मदद करता है, तो यह जो है दोस्तों वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जो है आर्थिक समीक्षा को तैयार करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, भारत में किस वर्ष जो है सहकारी साख समिति अधिनियम पारित हुआ था, तो 1904 में दोस्तों यह पारित हुआ था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप क्या है, तो सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे प्रति व्यक्ति अगर आय रहता तो हो जाता, लेकिन वास्तविक दोस्तों जोड़ा गया है, इसीलिए जो है इसका केवल सकल घरेलू उत्पाद होगा सही आंसर, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों इंग्लिश से क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ मून फॉल्स ऑन द अर्थ होगा, यहाँ पे द आर्टिकल पूछ रहा है तो द हो जाएगा। काला अक्षर भैंस के बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ दोस्तों निरक्षर होना जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आपसे बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है, मीता की आय यहाँ पे हो जाएगा, आम नहीं, मीता की आय सीता की आय से 25% अधिक है, तो सीता की आय जो है यहाँ पे देखिए सीता की आय हो जाएगा, सीता की आय मीता की आय से कितना परसेंट कम है, तो दोस्तों 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4 होता है, और अधिक के लिए अधिक दिया हुआ है, कम पूछ रहा है हम लोग को, कम के लिए एक नीचे आएंगे, एक कम नीचे आना है तो 1/5 आ जाएगा, और 1/5 के मतलब जो होता है दोस्तों 20% होता है, तो इसका सही आंसर 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो दिया गया है दोस्तों 10:1, अब 10:1 यहाँ पे दिया गया है रेशियो, यह क्रय मूल्य है और यह जो है विक्रय मूल्य, दोनों के बीच में लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया का वस्तु है, उसको 11 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का हमको लाभ हो रहा है, और कितना में खरीदे थे तो 10 में, 1/10 मतलब होता है दोस्तों 10%, इसका सही आंसर 10% हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे आप सीधा कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला लिखिए और आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πr² होता है। और नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि परिधि का दुगुना है, क्षेत्रफल जो है दोस्तों, यह क्षेत्रफल परिधि 2πr कहता है कि परिधि का क्षेत्रफल, यह जो क्षेत्रफल है दोस्तों यह परिधि का दो गुना है, तो यह दुगुना हो जाएगा। तो आपसे यहाँ से त्रिज्या पूछ रहा है, तो पाई से देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 2r है तो दोस्तों यहाँ से 1r कट जाएगा, तो बच गया r यहाँ पे, यानी कि रेडियस बच गया, और 2 और 2 बच गया, तो रेडियस बराबर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या बराबर 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रीजनिंग से, निम्नलिखित में कौन सा अंक 3 से जो है भिन्न है। अंक 3 से भिन्न की बात करें तो टमाटर, बैगन, मटर, यह जो है दोस्तों सब जमीन के ऊपर होता है, लेकिन आलू जो है जमीन के नीचे होता है, इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आलू हो जाएगा। तो दोस्तों यही था 100 क्वेश्चन का डिस्कशन। आपने देखा होगा कि हमने सब क्वेश्चन को ऑप्शन सहित जो है दोस्तों मेन फैक्ट को बताते हुए आपको बताया हूँ, और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और बहुत अच्छा से हमने डिस्कशन करवाया हूँ। तो आप इसी पैटर्न पर जो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, यहाँ से आपको जो है एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
तो यही डिस्कशन था आज का। और हम आपको एक सूचना बता देते हैं दोस्तों, अगर जो भी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि कैसे पढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, तो हमारा एक टारगेट सीरीज चल रहा है, डेली होमवर्क टारगेट सीरीज, जो कि 17 नवंबर से अभी अभी शुरू हुआ है। 17 नवंबर से अभी 3-4 क्लास उसमें हुआ है। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 17 नवंबर से अभी शुरू हुआ, उसमें जो है हम आपको पूरा सिलेबस जो है 40 से 45 दिन में कवर करवा देंगे, और 20 दिन में, 15 से 20 दिन में उसका क्विक रिवीजन भी करवा देंगे। उसमें हम अपना नोट्स भी देते हैं आपको, उसमें करवाते हैं लूसेंट, रेलवे एसपीडी, करंट अफेयर का एसपीडी, फिर यूथ पब्लिकेशन का बुक उसमें चल रहा है। यूथ पब्लिकेशन जो साइंस का आता है, आरआरबी वाला जो बुक है, उसमें बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, तो इसीलिए जो है उसको शामिल किया गया है। तो यह सब सब्जेक्ट को दोस्तों हम 60 दिन में आपको करवाने का गारंटी लिए है, और यह होगा भी, उस पर काम भी चल रहा है। तो आप लोग जो भी अगर नहीं सोचे होंगे, इसका फी दोस्तों एक पेड बैच के रूप में हम 101 रुपया फी रखे हैं। अगर जिनको भी अगर ज्वाइन करना है तो आप एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं। मात्र 101 रुपया फी रखा गया है। और हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको होमवर्क सीरीज के रूप में 9 बजे रात में टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट आपको टारगेट दे दिया जाता है पर डे, और रात में जो है आप वहां से टेस्ट लगा करके देख सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या पढ़ा है और क्या गेन किया हो। तो वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे पेड नहीं लेना चाहते हैं तो मेरा 7 बजे से भी दोस्तों एक फ्री ऑफ कॉस्ट का बैच चलता है। उसमें सेम इसी तरह आपको टॉपिक दिया जाता है और रात में टेस्ट लिया जाता है। उसमें भी लूसेंट, रेलवे एसपीडी, और आपको जो रेलवे एसपीडी सामान्य अध्ययन का होता है, करंट अफेयर एसपीडी और लूसेंट, या 3 बुक को उसमें जो है करवाया जाता है। उसमें यूथ पब्लिकेशन का जो साइंस है उसमें नहीं करवाया जाता है, नोट्स उसमें नहीं दिया जाता है केवल आपको। तो आप इसमें भी जुड़ करके 7 बजे वाले में भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी जुड़ करके दोस्तों देख सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन जो है सेट किया जाता है, कैसा पूछा जाता है। तो आप उसके बाद आप इसमें पेड बैच में भी ले सकते हैं। पेड बैच में पीडीएफ भी दिया जाता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का हो, और टेस्ट का भी, जैसे इस टेस्ट का जो दोस्तों हम पीडीएफ पेड बैच में देते हैं, लेकिन कभी कभी ओपन भी दे देते हैं। तो आप लोग जो भी लोग अगर नहीं जुड़े हैं और एक बार जुड़ना चाहते हैं, अगर रिजल्ट लेना है आपको, तो एक बार मेरे से जुड़िए। और इसमें पेड बैच में हम एक फैसिलिटी है दोस्तों कि टेस्ट जैसे ही खत्म होता है उसके जस्ट बाद जो है लाइव चैट हम आते हैं, लाइव वॉइस चैट में, और आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहाँ पे डाउट डिस्कशन किया जाता है। 20 से 25 मिनट जो है डाउट डिस्कशन किया जाता है पर डे। आपको जो है कुछ भी शंका में नहीं रखा जाता है, जो क्वेश्चन डाउट में रहता है उसको क्लियर किया जाता है, और सभी के माध्यम से। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना है चाहते हैं तो एक बार जुड़ करके देखिए, और आपको तैयारी को जो है अंतिम मुकाम तक पहुंचाइए। एक बार जुड़ करके देखिए, जरूर से जरूर जुड़िए आप लोग। आवर स्टडी नोट्स है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, यह यूट्यूब चैनल का है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आवर स्टडी नोट्स डाल करके हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे इसको ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ऐसे भी अगर फ्री करना चाहते हैं तो फ्री वाला में आ जाइए, और पेड वाले में है तो पेड वाला में। ऐसा हम टेलीग्राम पे दोस्तों, बहुत सारे लोग ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे ऐसा प्रैक्टिस कहीं नहीं करवाया जाता है जैसा मेरे द्वारा करवाया जाता है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन सेट किया जाता है। आपको लूसेंट से ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि लूसेंट का क्वेश्चन है या एग्जाम का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया जाता है। तो आप लोग एक बार जरूर ज्वाइन करके देखें और इसका लाभ उठाएं। फ्री में करना चाहते हैं फ्री में करिए, और ऐसे पेड में करना चाहते हैं पेड में करिए। डेली लाइव डिस्कशन भी किया जाता है, जो भी क्वेश्चन का डाउट है उसमें डिस्कस किया जाता है। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।